Hey, hello learner. This is Ekta Rastogi and welcome back to अपनी अंधशाला। टारगेट टीजीटी पीजीटी बैच के कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए हमने स्टार्ट की है 1000 एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने की है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं PYQ। लास्ट उसके 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी forfeited 100 equity shares of 10 rupees each, on which a final call of 4 rupees per share was unpaid। यानी कि एक कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर्स को इशू किया 10 रुपीज ईच पर, बट उस पर 4 रुपए हमको नहीं मिले हैं। 4 रुपए नहीं मिले, यानी कि शेयर होल्डर्स ने कितना पे कर दिया? 6 रुपीज पे कर दिया है। was unpaid at what minimum rate per share these shares can be reissued by the company। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। यहां हमसे ये पूछा है कितने प्राइस पर उसको री इशू कर सकती है कंपनी दोबारा से। ठीक है, शेयर फॉर फीटेड अकाउंट में आपके कितने रुपए जाएंगे? 6 रुपए जाएंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके 6 रुपए जाएंगे, और ये 6 रुपए वो 6 रुपए हैं जो कंपनी को इस 100 रुपए के इक्विटी शेयर्स पर 10 रुपए की फेस वैल्यू पर 6 रुपए मिल चुके हैं। 6 रुपए मिल चुके हैं, अभी कितने मिलने बाकी हैं? 4 रुपए और मिलने बाकी हैं। यानी कंपनी ना 4 रुपए और लेना चाहती है उस पर। तो 6 रुपए तो मिनिमम डिस्काउंट दे सकती है। कितना दे सकती है? मिनिमम डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि 6 रुपए उसे ऑलरेडी मिल चुके हैं उस 10 रुपए पर। 4 रुपए अभी मिलना बाकी है, तो 4 रुपए तो अभी उसे लेने हैं। तो री इशू जब करेगी तो री इशू कंपनी, आप खुद सोचिए, क्या 4 रुपए से कम पे कर सकती है? क्योंकि मिनिमम अमाउंट उसको 4 रुपए तो चाहिए ही चाहिए 10 रुपए पर। तो मिनिमम कितना आ जाएगा? 4 रुपए, जिस पर वो उसको री इशू कर सकती है। 6 रुपए मिनिमम डिस्काउंट दे सकती है। अधिकतर क्वेश्चन में लोग पढ़ते नहीं है, री इशूड की जगह मिनिमम डिस्काउंट समझते हैं और 6 रुपए पर आंसर लगा देते हैं। जबकि क्या है आपका? री इशूड पूछा गया है कि कंपनी कितने रुपए पर उसको री इशूड कर सकती है। री इशूड वो कर सकती है 4 रुपए पर, जितना उसको अभी लेना बाकी है फेस वैल्यू में से। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका आंसर 4 रुपीज। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4 रुपीज। इसको चलिए, ये हो जाएगा आपका 4 रुपीज। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म विथ सेवरल नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस इज रेफर्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत से गैर व्यापी वर्गों के साथ समंक को तालिका के रूप संक्षिप्त एवं प्रस्तुतिकरण संदर्भित है। आवर्ती वितरण, अवास्तविक वितरण, क्रम सूचक वितरण, कालानुक्रमिक वितरण। अब यहां समझिए, देखिए क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? होती है आपकी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो वो हो सकता है ग्राफिकल या हो सकता है टेबुलर। ठीक है, यानी कि आपका या तो हो सकता है टेबुलर फॉर्म में या फिर हो सकता है वो एक ग्राफिक फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, जो सेट ऑफ आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप करते हो ना, वो इंटरवल्स में डिवाइडेड होता है, और वो इंटरवल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्लासेस कहते हैं। जैसे कि 0 to 10। ठीक है, यानी 0 से 10 तक मार्क्स आए हैं कितने बच्चों के? 12 बच्चों के। अगर मैं ऐसे कहूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मेरे क्लासेस में मैंने डिवाइड कर दिए। अब ये 10 to 20, यानी 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, क्लासेस में डिवाइड करी हूं, और जितना बड़ा आपका डेटा होता है ना, उसके हिसाब से आपके क्लासेस बन जाती हैं। तो यहां आपसे पूछा गया था, समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म विथ सेवरल नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस इज रेफर्ड एज। तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवर्ती वितरण। ये आपकी 0 to 10, 10 to 20 डिफरेंट क्लासेस बन जाती हैं, जो कि आपकी
टेबुलर फॉर्म में होती है, एक टेबुलर फॉर्म में होती है, इसी को आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। हिंदी में पढ़ें, एक फर्म के समापन पर ना लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि को दिखाया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते में, वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो समझिए इस चीज को कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो होती हैं जिनको कंपनी ने जिनको फर्म ने जो है ऑलरेडी क्या कर दिया है, कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया है, बट वो क्या है आपके फर्म में जो है ना वो अभी भी फिजिकल तौर पर अभी भी है। ठीक है, इनको एक तरीके से लिखना तब तक जरूरी नहीं होता जब तक ये सोल्ड आउट ना हो। ठीक है, जब इनको सोल्ड ऑफ करा जाता है, जब बेचा जाता है, उस समय पर आप इनको बुक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अधिकतर वैसे क्या किया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम पर, यानी कि जब समापन किया जाता है ना फर्म का, उस समय पर डायरेक्टली इनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई तो गई नहीं है, तो आप क्या करते हो, उनको सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफर कर देते हो। तो यहां आपका आंसर बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली खाते में उसको ट्रांसफर हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज इट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। हिंदी में पढ़ते हैं, एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है उसका लागत और ह्रास का अंतर, ऐतिहासिक लागत, उचित बाजार मूल्य, प्राप्य मूल्य। तो समझिए, एक फिक्स्ड एसेट्स जो कि मान लिया 10,000 की है, वो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, ये इसका ग्रॉस बुक वैल्यू है। ठीक है, इसमें से मैं जब लेस कर देती हूँ, लेस कर दिया इसमें से डेप्रिसिएशन, मान लिया कितना था, 1,000 रुपए का था, उसको लेस कर दिया, जो कि डेप्रिसिएशन 10% का था, हमने लगाया 1,000, इसमें से लेस किया, ये बचे 9,000, और ये 9,000 आपकी नेट बुक वैल्यू आ जाती है। ये क्या थी, ग्रॉस बुक वैल्यू, और ये है नेट बुक वैल्यू, जो कि डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद आती है। इसका मतलब ये तो है नेट बुक वैल्यू जो कि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आई है, और ये क्या है आपकी है हिस्टोरिकल, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हम कहते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या बन जाता है, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये तो नेट बुक वैल्यू होती है, हमने अभी पढ़ा, ये नेट बुक वैल्यू होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाँ यही होता है इसका आंसर, यानी ऐतिहासिक लागत होती है। ग्रॉस बुक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, माइनिंग। औद्योगिकरण है, जनसंख्या वृद्धि है, कृषि में रसायन का प्रयोग है, या खनन है। क्या लगता है आपको, देखिए सीधा सीधा आंसर है इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण जितना होता जा रहा है उतना ही आपका एनवायरमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन या मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज तो किसे कहेंगे हम, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही कहा जाएगा। नेक्स्ट में पहुंचते हैं। ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। देखिए, अकाउंटिंग का प्रोसेस आपने अगर पढ़ा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं कि वो मनी में मेजर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेजरेबल है। फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल्स में। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं हर एंट्री को जर्नल्स में। फिर इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कहाँ किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है आपके लेजर्स में। ठीक, यानी कि जो जर्नल से
आप सारी एंट्री क्लासिफाई करके, यानी जनरल में तो सारी आपने इकट्ठी लिख दी, सेल्स भी लिख दी, परचेज भी लिख दी, कैश भी लिख दी, सारा सैलरी दे दी, एक्सपेंसेस दे दिया, वो सब कुछ आपने क्या करा, एक साथ जनरल यानी ओरिजिनल एंट्री बुक्स में लिख दिया। वहां से जब आप ट्रांसफर करते हो ना पर्टिकुलर अलग अलग अकाउंट में, यानी सेल्स अकाउंट को अलग कर दिया और परचेज अकाउंट को अलग कर दिया, सबको अलग अलग अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इसी को हम पोस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ जिसमें आप क्या करते हो, जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर करते हो कहां, लेजर में, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टिंग, यानी कि खतौनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर there is always a direct relation between the price and demand. There is always an inverse relationship between price and demand. There is always a direct relationship between desire and demand. There is no relationship between price and demand. यानी मांग के नियम को पूछा है हमसे कि क्या कहता है। देखिए मांग का नियम जैसे कि जब डिमांड ऑफ x इक्वल्स टू f, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं ना, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपकी इनकम, आपका टेस्ट और अदर थिंग्स। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर अदर थिंग्स इन सब को रिमेन सेम, इन सबको अगर सेम कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए और प्राइस, सिर्फ प्राइस को बढ़ाया जाए और घटाया जाए, तो क्या होता है, अगर प्राइस को, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स को मैं बढ़ा दूं, जितना हायर इसकी प्राइस होगी उतना ही लोग इसको कम डिमांड करेंगे। डिमांड ऑफ एक्स गुड उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना ही प्राइस ऑफ एक्स गुड मैं कम करूंगी उतना ही डिमांड ऑफ एक्स गुड आपका बढ़ता जाएगा। तो क्या रिलेशन दिख रहा है, बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, घट रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये रिलेशन है आपका इनवर्स रिलेशन, यानी विपरीत है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध। सीधा सीधा इसी ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द एडवर्टाइजिंग। अब समझिए एडवर्टाइजिंग क्या होता है। देखिए एडवर्टाइजिंग होती है आपकी, जो कि पेड हो सकती है आपकी किसी भी वे में, पेड हो सकती है किसी भी वे में, और एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, एक प्रमोशन है आइडिया का, ठीक है, गुड्स का या सर्विसेज का। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन है किसी आइडिया का, गुड्स का या सर्विसेज का, तो नॉन पर्सनल होती है। चलिए इसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्या है पेड एक्टिविटी। पेड एक्टिविटी होती है भुगतान परक गतिविधि, यानी पेड, हाँ जी ये पैसा देते हैं तब एडवर्टाइजमेंट होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, सुना होगा अधिकतर जब टीवी पर ऐड आते हैं, प्रायोजक बाय, सुना है ना, निश्चित प्रायोजक, तो ये भी होता है। विजुअल और ओरल, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं आपके विजुअल्स भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, तो ये भी होता है। क्या पर्सनल होता है एडवर्टाइजिंग, अभी मैंने बोला नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि जो एडवर्टाइजर होता है, ठीक है, एडवर्टाइजर और कंज्यूमर ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर्सनल नहीं है, बहुत गैप है इन दोनों में, पर्सनल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका पर्सनल, व्यक्तिगत नहीं होता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। ये देखते ही पता चल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हमने पढ़ रखी है कि एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये इक्वेशन पढ़ी है ना हम लोगों ने, एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, है ना।
तो क्या हो जाता है, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है वो होती है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, द्वि पहलू अवधारणा। इसका मतलब ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके दो जगह रिकॉर्ड होंगे, कहीं भी होंगे बट दो जगह रिकॉर्ड होंगे। यानी कि हर चीज, हर जो आपका ट्रांजेक्शन है वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैलेंस शीट में इन तीनों को, कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी एक को तो इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A company has spent rupees 20,000. A company has spent 20,000 on painting of its building. It should be recorded as. एक कंपनी ने 20,000 अपने भवन की रंगाई पर खर्च किए, इसे अभिलेखित किया जाना चाहिए। कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या पर्सनल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आयगत व्यय की तरह, पूंजीगत व्यय की तरह, व्यक्तिगत व्यय या स्थगित आयगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जैसे कि आपने, ये बार बार होने वाले खर्चा है, जैसे रिपेयर पे किया है, सैलरी दी है, और ये सारे खर्चे जो है ना एक साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक, और इससे क्या है, ये सिर्फ कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए खर्चा किया जाता है, इससे कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यानी कि इससे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे सिर्फ और सिर्फ जितनी मैं कर रही थी उतनी ही अर्निंग वापस से होने वाली है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। तो यहां हमने क्या किया है, एक कंपनी ने अपनी बिल्डिंग को पेंट कराया 20,000 में, तो उससे क्या उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला है, नहीं ना। तो ये क्या हो जाने वाला है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो कि उसने ऐसा खर्चा किया है जिससे उसकी कार्य क्षमता में तो कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। प्राइमरी फंक्शन यानी प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है? नियोजन है, संप्रेषण है, निर्णय है या अभिप्रेरण है? समझिए इस चीज को, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोस्ट कॉर्ब, ये टर्म पढ़ा होगा। ये टर्म दिया है लूथर गुलिक ने, लूथर गुलिक जी ने। ठीक है, ये P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का पहला फंक्शन ही उन्होंने बताया है कि प्लानिंग है। ठीक है, तो यहां तो हमें पता है प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग होता है। ठीक है, आंसर क्या निकला है? प्लानिंग, नियोजन। पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज। न्यूनतम किराया को इस नाम से भी जानते हैं। डेड रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट, ऑल ऑफ द अबव। मृत किराया, स्थायी किराया, सम किराया, उपरोक्त सभी। समझते हैं? देखो, हाँ, मिनिमम रेंट, इसमें समझने का कुछ नहीं है वैसे। डेड रेंट भी कहते हैं, फिक्स रेंट भी कहते हैं, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, ये सारे ही नाम उसके मिनिमम रेंट के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। परचेज बुक आपकी क्या चीज रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती है? क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स, ऑल परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, नन ऑफ द अबव। क्या होता है? देखिए, परचेज बुक हो या सेल्स बुक हो, ये सारी की सारी आपकी ऐसी सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिसमें क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज लिखी जाती है, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनको हम सीधे सीधे यहाँ आंसर निकल आता है, जिससे ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। ऑल परचेज ऑफ गुड्स नहीं, ऑल परचेजेस नहीं, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बिल्कुल सही। कैश वाला ऑप्शन होता वो भी हम हटा देते। हमारा आंसर क्या है? क्रेडिट परचेज। सारे ही क्रेडिट परचेज आ जाते हैं आपके परचेज बुक में। ठीक है, नेक्स्ट। डिसीजन मेकिंग इज अ, निर्णय प्रक्रिया है। कैसी? फंक्शन है, प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव है या पॉलिसी है, कार्य है, प्रविधि है, उद्देश्य है या नीति है? सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर लगाइए। देखिए, मैं बताती हूँ क्या है। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है। फंक्शन हो सकता है क्या? अभी मैंने आपको बताया था पॉस्कॉर, पॉस्कॉर में कहीं डिसीजन मेकिंग था? नहीं था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी नहीं है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या है? पॉलिसीज को मतलब
इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये प्रोसेस कहा जा सकता है। क्या है ये? एक प्रोसेस है, प्रविधि है। ठीक है, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग को क्या कहा जाएगा? प्रोसेस कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज शोन इन, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले नकद लेन देनों को दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। प्राप्ति भुगतान खाते में, आय व्यय खाते में, लाभानी खाते में या निर्माण खाते में। अब देखिए, ये जो होता है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या होता है? ये समरी होती है कैश पेमेंट्स और सारे कैश रिसीप्ट्स की। तो यहां हमसे क्या पूछा है? कैश ट्रांजेक्शंस बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। और एनपीओ क्या बनाते हैं आपके? एनपीओ बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें आपके कैश ट्रांजेक्शंस की बात कही गई है। वो हमारा सीधे सीधे किसमें मिलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलता है। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है? एक समरी होती है कैश, रिसिप्ट और पेमेंट्स की। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनअर्न्ड इनकम इज कंसिडर्ड एज, देखिए, अनर्जित आय को माना जाता है एक संपत्ति, दायित्व, हानि, पूंजी, यानी एसेट्स, लायबिलिटी, लॉस एंड कैपिटल। क्या माना जाता है? अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है, तो यानी कि ऐसी इनकम होती है जिसका अमाउंट तो आपने पहले ले लिया एडवांस में, बट उसके रिलेटेड आपने काम अभी नहीं किया है। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम आपने अभी कमाई नहीं है, वो आपने उसको एडवांस में प्राप्त कर लिया। तो एक तरीके से आपके लिए क्या हुई? अनअर्न्ड इनकम एक डेप्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी? डेप्ट। डेप्ट यानी उधार। तो उधार को या डेप्ट को, अपने बर्डन को हम कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा लायबिलिटीज, दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज आर, पार्षद सीमा नियम है, इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, गाइडलाइंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चार्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी के आंतरिक नियम है, संचालक मंडल के लिए दिशा निर्देश है, कंपनी तथा संचालक मंडल के लिए मध्य अनुबंध है, या कंपनी का चार्टर है। पार्षद सीमा नियम क्या है? देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और वो क्या होता है? आपकी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है ना, जब कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है, उस समय पर एमओए बनवाया जाता है। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होता है ना कंपनी के लिए। इसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव को लेकर बन रही है, क्या करना चाहती है कंपनी। ठीक है, तो इसलिए ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। एमओए क्या है? एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ही हम चार्टर बोलते हैं। कंपनी का चार्टर किसे बोलते हैं? एमओए को बोलते हैं। इसीलिए ठीक है, ये लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए। ठीक, इसलिए चार्टर ऑफ द कंपनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट्स एंड डिबेंचर्स, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, स्थायी संपत्ति या ऋण पत्र। देखिए, कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है ना, फंड चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, तो वो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू कर लेती है पब्लिक से, है ना। पब्लिक को शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, या डेप्ट ले सकती है। ठीक है, या लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, या फिर यूरो इशू हो सकता है, वेंचर फंड हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे फाइनेंस हो सकते हैं। और एक फाइनेंस और होता है उसके पास, वो होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जब कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट्स में से वो डिविडेंड ना बांटकर, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना बांटकर थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा प्रॉफिट ना बचा लेती है, रिटेन करके रख लेती है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। फ्यूचर के लिए संभाल के रख लेती है, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो कंपनी क्या कर सकती है? फाइनेंस के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस उसके पास रिटेन अर्निंग है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, बट फिक्स एसेट्स आपकी फाइनेंस नहीं है, सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी का नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन इन राइटिंग, किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियों
लिखित रूप में दी जाती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन में, या बी और सी दोनों में। औपचारिक संगठन में, अनौपचारिक संगठन, रणनीतिक संगठन में, बी और सी दोनों में। बताइए। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन सारे रिटन में होते हैं। जो लोगों का रिलेशनशिप होता है इसमें म्यूचुअल होता है। जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर है उसमें आपस में ऐसा रिलेशनशिप होता है जो म्यूचुअल होगा और एक फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा, जिसमें वो पता है कि किस सबऑर्डिनेट को किस सुपीरियर से ऑर्डर पास होंगे, किसको किसका काम करना है। ठीक है, फिक्स पाथ पे चल रहा है सब कुछ। ठीक, वो होती है आपकी नॉन स्टेबल, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? वहां पर कोई रूल्स नहीं होते, रेगुलेशंस नहीं होते। वहां पर जब बनाई जा रही है ना ऑर्गेनाइजेशन, उस समय पर कोई रूल्स नहीं होते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल रिलेशनशिप जो जैसे जैसे बिल्डअप होते जाते हैं वैसे वैसे रूल्स और रेगुलेशन बनते जाते हैं और उसी को वो फॉलो करते जाते हैं। तो इनफॉर्मल से चल रहा है सब कुछ। ठीक है, वहां पर कुछ फिक्स नहीं है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है। तो इस तरह से अगर हम देखिए आंसर अपना, तो इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द रूल्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन इन राइटिंग। राइटिंग में किसमें दी जाती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन में। देखिए, वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है एक आपका सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। ठीक, एक डॉक्यूमेंट्री, इसको एविडेंस बोल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है, जो जस्टिफाई करता है कि आपने अकाउंट्स में जो भी एंट्री की है, रिकॉर्ड की है, वो आपकी जस्टिफाई हो रही है आपके वाउचर से। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, ये हो सकते हैं आपके इनवॉइसेस, बिल्स, ठीक, चेक हो सकता है, काउंटर फॉइल हो सकती है। यानी काउंटर फॉइल्स क्या होते हैं आपके? जैसे वो देखे होंगे ना आपने, इस तरह का वो होता है, कोई रिसिप्ट होती है जो जिसको ना ये बीच में से फाड़ कर आधा हिस्सा खुद रख लेता है इशू करने वाला और आधा हिस्सा आपको दे देता है। इसको बोलते हैं काउंटर फॉइल्स, प्रतिपण। ठीक, इनवॉइसेस हो गए, कैश रिसिप्ट हो गए, ये सारे के सारे आपके वाउचर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके वाउचर होते हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।